स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, अति महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जो पिछला क्लास हम लोगों का लास्ट क्लास था, उसमें आपने पढ़ा था कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे, और लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो रे डायग्राम होता है, किरण आरेख होता है, वहाँ हम लोगों ने जाना था कि 3 प्रकार से किरणों को गुजारा जा सकता है। और उसमें आपने यह भी जाना था कि लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती है, आपतित होती है, वे किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा कंडीशन जो था, दूसरे प्रकार का जो किरण हम लोग गुजार सकते हैं, उसमें पहले का ठीक विपरीत था, विलोम था। और उसको हम लोग पढ़े थे कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या लेंस के फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा टाइप जो था हम लोगों का किरण गुजारने का, वो एकदम वेरी सिंपल था। उसमें आपने पढ़ा था कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, जो मूल बिंदु होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, उस प्रकाशीय केंद्र से जो किरणों को गुजारा जाता है, तो वे किरणें बिना विचलित हुए, बिना मुड़े हुए सीधे अपने पथ पर आगे निकल जाती है। तो इन सभी बातों पर हम लोगों की चर्चा हो चुकी है पिछले क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग, हमने आपको कहा था कि उस डायग्राम को आप कई बार रिवीजन कर लेंगे, रफ में बनाएंगे। तो जब आप ये सब काम किए होंगे तो आपको सब बात फाइनल हो चुका होगा। और जो लोग दर्पण पढ़े हैं उनको तो और आसान हो गया होगा समझने में, क्योंकि दर्पण वाले टॉपिक में भी इन्हीं सभी बातों पर चर्चा हुई थी। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो की लास्ट में बताया था कि आज के क्लास के बारे में, कि आज हम लोग लेंस में जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, उस पर बात करना है हम लोगों को, उसके बारे में पढ़ना है। और आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। यहाँ एक दो बात मैं थोड़ा सा पीछे जाके करूंगा आपसे, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत लोग हैं जो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ पाए हैं। तो मैं उनकी समस्याओं को, उनके दुख को समझ पा रहा हूँ। उनको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, इस डायग्राम को बार बार बनाइए रफ पेज पर, निश्चित रूप से आप भी समझ लेंगे आसानी से। तो मैं सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में बात करता हूँ। आखिर ये प्रतिबिंब है क्या, इमेज क्या है? तो जो लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हुए हैं उनको पता होगा, प्रतिबिंब दरअसल संक्षेप में हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी दर्पण के सामने, आईना के सामने जब आप खड़े होते हैं, तो जैसे आईना के सामने खड़े होते हैं तो आपका हूबहू रूप, आपका चेहरा उस आईना में दिखाई देता है। तो आप जब आईना या दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो चेहरा होता है, आपका जो फेस है, यह वस्तु का काम करता है। इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। और फिर आपका हूबहू रूप जो दर्पण में दिखता है वह प्रतिबिंब है। इसको बिंब कहते हैं, वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसी का जो हूबहू रूप दर्पण में दिखाई देता है वह प्रतिबिंब होता है, इमेज कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो ये प्रतिबिंब जो है, इसको अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है। और हम लोग पढ़े थे, वहां आपने परिभाषा भी पढ़ा था कि जब किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी दूसरे बिंदु को, जहां पर किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी दूसरे बिंदु को हम लोग वस्तु का या बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। एक दो और जो मुख्य बातें थी प्रतिबिंब से जुड़ी हुई, कि प्रतिबिंब जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। और हम लोग पढ़े थे, एक वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा था आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आपने यह भी पढ़ा था कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जो रियल इमेज होते हैं, वे सभी प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब, जैसे ये मार्कर पेन है, इसका जो लिखने वाला नुकीला भाग है ऊपर की तरफ है, तो अगर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण में यह आपको इस तरह से दिखाई देगा। उल्टा का मतलब जो ऊपर है वो नीचे, या जो नीचे है वो ऊपर दिखाई देगा। यही इसका उल्टा का मतलब हो गया। तो जैसे मानव का अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब ये जो सर है, हेड है, ये नीचे होगा और पैर ऊपर हो जाएगा।
ये उल्टा का मतलब हो गया। तो हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। जब हम लोगों का परावर्तन चैप्टर चल रहा था, वहां जो हमारा रेगुलर क्लास हो रहा था, तो हमने शायद आपको पर्दा पर प्रतिबिंब उतार करके भी प्रैक्टिकली दिखाया था। बहुत लोग जो उस क्लास में शामिल होंगे वो इस बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे। तो जो मुख्य बातें थी प्रतिबिंब से जुड़ी हुई कि वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा होगा और उसको पर्दा पर उतार सकते हैं, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होता है, जो रियल वर्चुअल इमेज होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आभासी या काल्पनिक एक ही चीज है। आप आभासी प्रतिबिंब भी कर सकते हैं, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कर सकते हैं। तो जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और इसको हम लोग पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में ये एक दो बातें आपको याद रखना है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वह उल्टा होगा, उसको पर्दा पर उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब है तो वह सीधा होगा, उसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। एक बात तो यह हो गई प्रतिबिंब के बारे में। दूसरी बात, और कुछ बातें हैं जो अभी हम लोग करेंगे इस डायग्राम को जानने से पहले। एक चीज और कि कुछ लोगों ने फोन करके हमें कहा, बताया कि सर जो डायग्राम बनाते हैं, आप जैसा डायग्राम बनाते हैं, हम लोगों का इस तरह का सीधा डायग्राम नहीं बन पाता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, बस ये प्रैक्टिस का, कहा जाए कि मतलब क्या कमाल भी नहीं कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस का एक रिजल्ट है, परिणाम है कि आप भी अगर बार बार डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बनेगा। और हमने आपको कहा भी था शुरू में कि जब भी डायग्राम बनाइए तो पेंसिल से बनाइए। आपके घर में पेंसिल होगी, आप रफ कॉपी हो या फेयर कॉपी हो, वहां पेंसिल की सहायता से डायग्राम बनाइए। स्केल रखिए अपने पास सीधी लाइन खींचने के लिए, किरण सीधी हो, उसका डायरेक्शन सही हो, सीधा हो, उसके लिए आप स्केल रखिए और स्केल का उपयोग करके डायग्राम बनाइए। उसके बाद और एक दो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो डायग्राम आपका सुंदर भी बनेगा और साफ साफ सुथरा भी बनेगा। तो इसलिए हमने एक डायग्राम आपके लिए खाली रखा है और मैं आज आपको सबसे पहले वही डायग्राम बना के दिखा देता हूँ स्केल की सहायता से कैसे हम लोग अच्छे ढंग से डायग्राम बना सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप उन बातों को ध्यान में रखेंगे डायग्राम बनाते समय तो आपका डायग्राम भी क्लियर होगा, साफ रहेगा और सुंदर भी रहेगा। जिस तरह से किताब में रहता हूबहू वैसा डायग्राम आपसे बन पाएगा। इसलिए काइंडली इस बात को सभी लोग ध्यान से समझेंगे, चाहे आप रफ में डायग्राम बनाएं या फेयर में बनाएं। सबसे पहला शर्त, आप पेंसिल से डायग्राम बनाइए। अगर कहीं गलती हो भी जाती है तो उसको इरेज कीजिए, मिटा दीजिए और तब फिर फ्रेश डायग्राम बनाइए। पेन से आप बनाएंगे, उसको काटेंगे, बार बार ओवर राइटिंग करेंगे तो वो देखने में भद्दा लगेगा। आप कितना भी बढ़िया से भाषा लिख के चले आएंगे परीक्षा में, लेकिन डायग्राम आपका अच्छा नहीं रहेगा तो कॉपी चेक करने वाले ये समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से इस स्टूडेंट को व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, इन्होंने सिलेबस को पढ़ा नहीं है, कहीं से देख उख के नकल करके या फिर किसी से हेल्प लेकर के ये आंसर लिख दिया है। इसलिए डायग्राम बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है चेक करने वाले को। जिस तरह से आपका हैंडराइटिंग प्रभावित करता है उसी तरह से डायग्राम भी प्रभावित करता है। तो डायग्राम हम कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकते हैं, हाँ थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां आपको 10 डायग्राम कह देगा बनाने के लिए, बहुत मुश्किल से 1 या 2 डायग्राम वाला क्वेश्चन होगा। तो पूरे परीक्षा में अगर 1 या 2 डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है तो वहां तो समय खर्च करना हम लोगों का फर्ज बनता है। इसलिए आप जब भी इसको डायग्राम को बनाइए, रफ या फेयर में जहां भी हो, तो आप उसको स्केल की सहायता से बनाइए। स्केल की सहायता से जब आप डायग्राम बनाएंगे तो वह बहुत फ्रेश बनेगा, बहुत साफ सुथरा बनेगा, क्लियर दिखने में भी रहेगा। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं। जो हमारा एक चौथा डायग्राम था हम उसी के लिए ये जगह बचा कर रखे थे, एक डायग्राम हम आप लोगों के सामने में बनाएंगे। जहां तक बात है स्केल की, तो मेरा स्केल भी बड़ा आश्चर्यजनक है, आप लोगों को देख के थोड़ी सी हैरत होगी क्योंकि ये बोर्ड आपके कॉपी से बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ स्केल भी थोड़ा सा बड़ा ही रखना पड़ेगा। और शायद बहुत लोग देखे होंगे यही मेरा स्केल है। जब भी मैं डायग्राम बनाता हूँ बोर्ड पर पिछले कई दिनों से, तो इसी का उपयोग मैं स्केल के रूप में करता हूँ। आपके घर में जो स्केल होगा रेडीमेड, आप उसका प्रयोग करेंगे। जो प्रकाल बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल है उससे भी आप बना सकते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले ये जो लेंस का बीच वाला पार्ट है इसको एकदम सीधा रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे। इस स्केल को यहाँ रखेंगे, स्केल हमने सीधा रख दिया बीच में, कॉपी में रख देना है स्केल को। और इस तरह से रख करके क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेनी है आपको।
ये देख लीजिए, हम सीधा लाइन खींच देते हैं। और ये आप अपने जगह के हिसाब से बनाएंगे, जहाँ अधिक जगह रहेगा तो वहाँ बड़ा भी बना सकते हैं। डायग्राम हमेशा बड़ा ही बनाना है। बड़ा डायग्राम बनाने से क्या होता है, समझने में सुविधा होती है। अब देखिए लेंस का जो ये बीच वाला पार्ट था, हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं ताकि आप आसानी से समझें। ये जो बीच वाली रेखा देख रहे हैं उसको हम खींचे हैं। अब इसका जो दोनों अपवर्तक सतह होगा उसको तो आपको पेंसिल से ही घुमाना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार में वह सही नहीं बने तो आप उसको 2 बार 3 बार में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है, तो पेंसिल से जब बनाएंगे तो उसको मिटा करके और एकदम सही डायग्राम ही बनाएंगे। इस तरह से ये लेंस बन गया। और लेंस जब आपका बन जाएगा तो सबसे पहले इसका जो है पूरे लेंस की लंबाई का मध्य भाग अनुमान से आप चिन्हित कर लेंगे। मध्य भाग यहाँ है, इसी मध्य भाग पर प्रधान अक्ष जाएगा। तो बीचों बीच आपको एक लंबी रेखा खींच देनी है, प्रधान अक्ष। तो चलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रधान अक्ष खींचते हैं। देखिए ये प्रधान अक्ष भी बन गया। और जब प्रधान अक्ष बन जाएगा तो अब वस्तु कहाँ रखनी है। देखिए ये चौथा नंबर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो एक गलती जो हम लोग कर लेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे और लेंस बना करके पहले C1 C2 F1 F2 पहले रख देंगे। तो पहले आपको कोई पॉइंट नहीं रखना है, निर्धारित नहीं करना है। पहले डायग्राम बना लेना है और फिर अपने सुविधा अनुसार वो पॉइंट बैठा देना है। पहले हो सकता है आप वो पॉइंट बैठा देंगे और वहां पर आपका किरण आरेख कटेगा ही नहीं, किरण नहीं कटेगी, फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए अभी हम इस पर ये C1 C2 F1 F2 कुछ नहीं रख रहे हैं, पहले केवल इसको खींच देते हैं। तो मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ रखना है, तो वस्तु आएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो थोड़ा सा नजदीक आ रही है हमारी वस्तु। यहाँ देखिए स्केल रख करके इस तरह से हम लोग वस्तु को रख दिए। और वस्तु में तीर बनाना है तो ये तो हाथ से भी बना सकते हैं या आप स्केल से भी बना सकते हैं। अब कल पढ़े थे पिछले क्लास में कि प्रतिबिंब बनाने के लिए, आपने दर्पण में भी पढ़ा था, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण गुजारना है। तो 2 किरण गुजारना है तो एक किरण इस वस्तु पर से प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये समांतर जाने वाली किरण भी हम लोग स्केल के मदद से ही बनाएंगे। देख पा रहे हैं आप, स्केल हम लगा दिए हैं इस तीर के ठीक ऊपर से, और यहां से एक लाइन खींच के ले जाएंगे यहां पर। अब जो हमारी दूसरी किरण होगी उस किरण को बाद में हम नीचे करेंगे। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर पर भी हम लोग इस तरह से स्केल को रखेंगे और दूसरी किरण सीधे देखिए प्रकाशीय केंद्र से गुजार दिए हैं दूसरी किरण, स्केल रखे और इस पॉइंट को, इस वस्तु का जो ऊपरी भाग था इस पॉइंट को मिलाए स्केल पर और सीधी रेखा खींच दिए। उसको जितना दूर जाना है चला गया। अब जो दूसरी किरण होगी, ये जो किरण समांतर आई है यह फोकस से लौटेगी। इसको हम लोगों को क्या है, यहाँ प्रतिबिंब बड़ा बनाना है। तो हम पहले उस ढंग से एडजस्ट कर लेंगे कि कहाँ हम लोगों को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए आप लोग, हम इधर से पहले ही एडजस्ट कर देते हैं कि कहां पर बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। इस ढंग से एडजस्ट कर दिए और यहां से इस किरण को गुजार देते हैं। देख लीजिए, अब देखिए दोनों किरणें जहां मिली है, यहां वास्तव में मिलती है, इसी जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब होगा। इसको फिर प्रधान अक्ष से मिला देंगे।
प्रधान अक्ष से मिला दिए, तो यही जो है वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और बड़ा होना था, प्रतिबिंब को और बड़ा बनाना था। वो आप नाप के भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, किरण दे देना है। ये वस्तु पर से एक किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, देख रहे हैं तीर लगा दिए, लेंस पर आ रही है। लेंस से अपवर्तन के बाद यह किरण ऐसे आगे बढ़ जाती है। दूसरी किरण ऐसे प्रकाशीय केंद्र से होकर आ रही है, जो बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है। देख रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ वस्तु आप रखे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो अब अपने सुविधानुसार यहाँ वक्रता केंद्र C1 दे देते हैं, और फोकस के बीच है तो यहाँ पर F1 दे देते हैं फोकस, ये F1 हो गया। और ये तो लेंस का मध्य भाग पहले से हम लोग जानते हैं, यह O हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, यही लेंस का मूल बिंदु है। और ये समांतर किरण जहाँ से निकली है, यह दूसरा फोकस है F2, और फिर फोकस और प्रकाशीय वक्रता केंद्र के बीच बना था प्रतिबिंब। हाँ, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा ये प्रतिबिंब, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र दे देते हैं C2। जो लोग दर्पण पढ़े होंगे सेम वही कंडीशन है। अब देखिए इस तरह से हम लोगों का डायग्राम बनकर तैयार हो गया। बस इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको बहुत सुविधा होगी डायग्राम बनाने में। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन स्पष्ट डायग्राम बनेगा, फ्रेश रहेगा। तो जो परीक्षा में जब हम लोग बनाएंगे तो कॉपी चेक करने वाले जब आपके डायग्राम को देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं स्टूडेंट को नॉलेज है, वो समझ करके बनाया है, तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो आइए हम लोग बाद में उसको क्लियर करेंगे, पहले अभी 1 नंबर पर आते हैं। देखिए जो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनने का कंडीशन है, अगर आप दर्पण पढ़े हुए हैं तो दर्पण में भी प्रतिबिंब बनने का कंडीशन 8 कंडीशन हुआ था, याद कीजिए। वहां क्या था कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन था, उत्तल लेंस में 2 कंडीशन था। यहाँ क्या है, ठीक विपरीत, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होगा और अवतल लेंस में 2 कंडीशन। फिर से समझिए कि दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन। यहाँ ठीक विपरीत है, उत्तल लेंस में है 6 कंडीशन और अवतल लेंस में 2 कंडीशन। इस तरह से अगर इस कंडीशन को हम लोग ध्यान से समझते हैं तो आइए सबसे पहले नंबर का जो कंडीशन है उसको देखते हैं। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। जो वहां अवतल दर्पण में पहला हुआ था वो यहाँ उत्तल लेंस में हो रहा है पहला कंडीशन। वस्तु अनंत पर हो तो हमने आपको बताया था अनंत का मतलब जो हमसे बहुत दूर हो, जैसे सूर्य है, तारे है, चांद है, या बहुत दूर कोई चट्टान है, कोई चोटी है, मीनार है, वृक्ष है, ये सब जो बहुत दूर होती है हम लोगों से जो वस्तु, उसी को बहुत दूर मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। और आपको यह भी बताया गया था कि अनंत पर जब वस्तु होती है तो वहां से जो आने वाली प्रकाश की किरणें रहती है वो हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है। इसलिए आप सूर्य को देखते होंगे, चांद को देखते होंगे तो वो लगता होगा सभी लोगों के सामने ही है, सीधा नहीं है, स्ट्रेट में है। उसका कारण है कि उस जो वस्तु बहुत दूर है वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर किरण आती है। तो 2 बातें याद रखना है कि अनंत पर जब वस्तु होगी तो वह वस्तु क्या हो जाएगा, जो सूर्य, तारे, चांद हम लोगों से जो बहुत दूर है उसको वस्तु मानेंगे। और दूसरी बात यहाँ क्या होगी कि वस्तु से जो आने वाली प्रकाश की किरणें होगी वो प्रधान अक्ष के समांतर होगी। आइए डायग्राम देखते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यह उत्तल लेंस है, पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। और आप देख पा रहे हैं अनंत पर अगर वस्तु को रखा गया है तो क्या हुआ है कि देखिए एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर, 2 किरणें जा रही है लेंस पर वस्तु पर से। इधर मान लीजिए अनंत में कहीं वस्तु है तो इस वस्तु पर से किरण आ रही है, वस्तु को नहीं दिखा सकते हैं, केवल किरण को दिखा रहे हैं। तो दोनों किरणें जब आ रही है समांतर, तो हम लोग पढ़े थे कि उत्तल लेंस में जो प्रधान अक्ष की समांतर किरणें आती है अपवर्तन के बाद वे सभी किरणें फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए यह किरण भी फोकस से गुजर गई और यह किरण भी फोकस से गुजर गई। दोनों किरण यहाँ पर वास्तव में मिलती है। अभी हमने शुरू में प्रतिबिंब पर जिक्र किया था, प्रतिबिंब की चर्चा की थी कि प्रतिबिंब का मतलब ही है कि प्रतिबिंब का क्या मतलब हो जाता है
कि किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यहाँ देखिए दो किरणें हैं और दोनों वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जैसे वास्तविक होगा तो आपने यह भी पढ़ा था कि उल्टा भी होगा। अब रूप क्या होगा, तो बहुत छोटा होगा, बिंदु की तरह दिख रहा है, जबकि सूर्य तारे चांद तो बहुत बहुत बड़े होते हैं, उसके तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। इसका मतलब है कि जो इस प्रतिबिंब से हम लोगों को जो बातें निष्कर्ष निकली कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी लोग कि जो यह प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से अत्यंत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये देखिए बहुत छोटा प्रतिबिंब हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रहेगी तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये जो C1 है यह वक्रता केंद्र है, इधर नहीं कुछ है तो अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु देखिए रखी गई है। एक किरण क्या होता है, एक किरण समांतर आ रही है प्रधान अक्ष के, और प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो परावर्तन के बाद क्या होता है, यहाँ देखिए फोकस से होकर वापस लौट गई, वापस नहीं लौट, गुजरती है, फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरी किरण क्या हो रहा है, प्रकाशीय केंद्र O से जाती है, जो बिना विचलित हुए, हम लोग पढ़े थे कि लेंस में जो प्रकाशीय केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो उस प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो एक किरण समांतर आई जो फोकस से निकल गई, और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से जा रही है जो सीधे निकल गई बिना विचलित हुए। तो ये दोनों किरणें यहाँ वास्तव में मिलती है, तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। चूंकि किरणें वास्तव में मिलती है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और वस्तु का देखिए, ये वस्तु का साइज है और ये प्रतिबिंब का साइज है, तो वस्तु से प्रतिबिंब का साइज क्या है, आकार क्या है, छोटा है, इसलिए लिखा गया है इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए F2 फोकस, C2 वक्रता केंद्र, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर में क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र का मतलब यह C1, इस C1 पर जब वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तो एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है देखिए, फिर यह किरण दूसरी तरफ फोकस से होकर निकल गई है, और फिर दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से ले जाते हैं जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशीय केंद्र O से जाने वाली किरणें, दोनों किरणें यहाँ C2 पर मिल रही है, C2 पर प्रतिबिंब बन रहा है, और चूंकि किरण वास्तव में मिलती है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु के बराबर होगा। और जितना बड़ा देखिए वस्तु है यहाँ पर, उतना बड़ा ही यहाँ प्रतिबिंब है। आपको भी बनाते समय ध्यान रखना है अनुमान से। अब थोड़ा सा एक आध सेंटीमीटर मिलीमीटर में ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं गणित में थ्योरम प्रूव करते हैं और वहां कहते हैं कि माना कि इस तरह से आप बनाते होंगे ABC, और आप कहते हैं माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल रूप से फुल्ली समकोण त्रिभुज नहीं है, बस वहां मानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। उसी तरह से यहाँ जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, बस उस जो प्रयोग किया गया है उसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, बस यही बात है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। मतलब इधर C1 पर रखिए पहले वक्रता केंद्र पर, तो दूसरे वक्रता केंद्र C2 पर प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक होगा प्रतिबिंब, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर आकार का होगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। पहला कंडीशन में प्रतिबिंब अत्यंत छोटा, दूसरा में छोटा, तीसरा में बराबर, मतलब पहला से थोड़ा सा प्रतिबिंब का साइज यहाँ बढ़ गया, दूसरा में, तीसरा में और बढ़ गया। अब आते हैं चौथे पर। चौथा तो डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, देखिए वक्रता केंद्र C1 और फोकस F1 के बीच में वस्तु को रखे हैं। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है जो दूसरी तरफ फोकस से निकल जाती है, और फिर दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से जाती है
जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। दोनों किरणें देखिए यहाँ वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र और इधर नहीं कुछ है तो अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वास्तविक होगा, सीधा होगा और वस्तु के साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब धीरे धीरे प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा है। तो इसको लिखा नहीं गया है, आप लोग लिख लीजिए, आप लोग भी लिखिए। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक इस डायग्राम को हम इसलिए रखे हुए थे बचा करके कि आप लोग देख सकें किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। बड़ा होता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। ये चौथा कंडीशन था हम लोगों का, जहां देख रहे हैं आप। और फिर कहां बनता है ये तो शायद छूट गया लिखने के लिए, इसी में ऐड कर देते हैं। यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। बीच वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। क्लियर हो गया? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अब देखिए यह लाइन छूट गया था, यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, यह नहीं लिख पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन छूट गया तो आप परेशान हो जाए, उसको काट दीजिए, ओवर राइटिंग कर दीजिए। आप बात कहने का अर्थ वही है, बात भी वही लिखा गया, थोड़ा सा नीचे लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विज्ञान यही चीज है। आप परीक्षा में जब क्वेश्चन खोलते होंगे तो सबसे ऊपर में प्रश्न पर लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। वो ये नहीं कहता कि आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया, सर पढ़ाए या ट्यूशन कोचिंग में पढ़ाया गया, आपने जो गाइड गेस्ट पेपर पढ़ा तो उस गेस्ट पेपर के शब्दों में उत्तर दें, उसके भाषा में उत्तर दें, ये नहीं कहा जाता है। आप अपने शब्दों में उत्तर दें, अपने ढंग से लिखें इसको। ये विज्ञान है, मतलब ये सबसे सरल है, ये आसान है, इसलिए आप इसको और आसान बना के लिखें ताकि पढ़ने वाले लोग, समझने वाले लोग आसानी से आपके बात को समझ सके। तो ये हमारा चौथा कंडीशन था। कुल मिलाकर के आज हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, इसके 4 कंडीशन का अध्ययन किए और मुझे उम्मीद है आप सबों को ये सब कंडीशन समझ में आ गया होगा। आप घर में इन सारे जो डायग्राम बनाए गए हैं, इस सभी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और बार बार बनाएंगे। पेंसिल और रफ कॉपी ले लेंगे, स्केल ले लेंगे, छोटा छोटा ही डायग्राम सही, लेकिन आप 4 बार 5 बार इसको बनाना है। केवल डायग्राम बनाना है, समझना है फोकस कहाँ, प्रकाशीय केंद्र कहाँ, वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु छोटा तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब वास्तविक है कि उल्टा है। इन सभी चीजों को आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार 4 बार, मैं तो कहता हूं कि अगर समय मिलता है तो आप 5-5 बार सभी डायग्राम को रफ में बनाएंगे। और फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। आपको कुछ कंडीशन इसका बच गया है और फिर अवतल लेंस का भी कंडीशन है, तो उस पर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जाते हैं कि सभी लोग इन चारों डायग्राम को 5-5 बार रफ कॉपी में बनाएंगे पहले,
उसके बाद हमको बताएंगे कि आपको समझ में बात आती है कि नहीं आती। हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि वीडियो को आप लोग बहुत कम देर तक देखते हैं, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको फुर्सत मिलता है रात में देखिए। मान लीजिए आपके पास फोन नहीं है, देखने का साधन नहीं है, तो घर में जिनके पास फोन होगा, अगर रात में फ्री होते हैं या अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सुबह फ्री होते हैं, तो 4 बजे सुबह आप वीडियो देखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस समय हम वीडियो अपलोड करते हैं उसी समय आप देखिए, लेकिन जब भी देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और जब तक आप सीरियस होकर के नहीं वीडियो को देखेंगे तब तक ये सारी बात समझ में नहीं आएगी और दिनों दिन आपको सिलेबस आपके लिए बोझ बनते जाएगा। इसलिए आप एक भी दिन समय को बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब हम लोग फिर से अपने रेगुलर क्लास में मिलेंगे तो वहाँ टाइम हमारे पास कम होगा और वहाँ सिलेबस का लोड बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ भी फास्ट काम करना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए आप अभी से अगर थोड़ा थोड़ा एक राउंड पढ़ा हुआ रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि उस समय काम करने में सहूलियत होगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सीरियसली देखिए। जहाँ दिक्कत हो वहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से सुनिए गाना कैसे देखते हैं, सिनेमा कैसे देखते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा सीन था, चलो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखो। तो वहाँ कितनी रुचि रहती है, उसी तरह से आप रुचि जगाइए, भूख जगाइए। और जब तक आपके अंदर भूख नहीं जगेगी तो फिर पढ़ाई क्या, सिनेमा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी रुचि नहीं हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं हो। इसलिए आप इंटरेस्ट उत्पन्न कीजिए, यह काम आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आपके बदले में नहीं कर सकता इस काम को, ना कोई आदमी कर सकता है, ना कोई दवाई जड़ी बूटी कर सकता है। आपके अंदर ये चेतना लानी होगी, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा इस तरफ कि नहीं हमको पढ़ना है, पढ़ करके कुछ जीवन में करना है, और उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और 4 बार 5 बार इस डायग्राम को बनाइए। उसके बाद अगर समझ में आ जाता है ये डायग्राम तो एक फर्ज है जो वीडियो को लाइक भी आप लोग अवश्य कीजिए, लेकिन जब समझ में आ जाए, जब सारी बात आपको पच जाए तब लाइक कीजिए, नहीं आवे तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर वीडियो देखिए, हमसे डायरेक्ट फोन करके पूछिए कि सर इस जगह पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इन सभी बातों को अगर आप उपयोग में लाते हैं तो आपके लिए यह विज्ञान, यह चैप्टर, यह टॉपिक काफ़ी सरल हो जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप घर में खूब बढ़िया से मेहनत करेंगे, आज का क्लास समाप्त करेंगे। और आपसे निवेदन होगा कि अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ विज्ञान की सिस्टमेटिक पढ़ाई हो रही है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो समय पर पहुँचते रहे। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस लेंस के, उत्तल लेंस के जो 2 कंडीशन बच गए उसको, और फिर अवतल लेंस के कुछ कंडीशन है प्रतिबिंब बनने का, उन ट्रिक के द्वारा, एक टेक्निक के द्वारा आपको इन सभी कंडीशन को याद कैसे रखा जाए उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी आप लोगों को पूरा इसको वर्कआउट करना है, घर में खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इन सभी कंडीशन का, ताकि आने वाला जो हमारा क्लास होगा वो आपके लिए और सरल हो जाए। बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ट्रिक के द्वारा, एक टेक्निक के द्वारा आपको इन सभी कंडीशन को याद कैसे रखा जाए उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी आप लोगों को पूरा इसको वर्कआउट करना है, घर में खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इन सभी कंडीशन का, ताकि आने वाला जो हमारा क्लास होगा वो आपके लिए और सरल हो जाए। बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।